वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो है क्लास 7th की जो हिंदी की किताब है मल्हार, उसके हम पार्ट 2 जो है 3 बुद्धिमान, ये एक कहानी है। इसके हम जो प्रश्न उत्तर है उनको आज सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने वीडियो जो है पार्ट 1 में हमने इस पूरे लेसन को समझा है और इसके कुछ कठिन शब्द थे या शब्दार्थ थे उनको भी हमने हल किया है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में पूर्ण रूप से जो है हम पाठ के प्रश्न उत्तर को सोल्व करेंगे। तो चलिए हम बिना देरी किए शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न उत्तर में क्या क्या पूछा गया है उनको हम सोल्व करते हैं। ये आ गए हैं हमारे प्रश्न उत्तर। यस, पाठ की समझ से। ठीक है, पाठ से प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। दिया गया मेरी समझ से। लोक कथा के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर कौन से हैं वो बताने हैं। यहाँ पर पार्ट है जो इसके 3-4 प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं में से हमने जो है उत्तर सेलेक्ट करना है, उसके सामने तारा बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। आपको यदि लगता है कि जो है ये उत्तर नहीं, 2 उत्तर हैं इसके, तो आप दोनों के सामने भी स्टार बना सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है, लोक कथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने को कहा। मतलब कि जो है पिता ने कहा था तीनों बेटों को बुला के कि बेटा मेरे पास वैसे धन दौलत तो नहीं है, लेकिन जो है आप जो है दूसरे तरीके का धन जोड़ सकते हैं। तो वो दूसरे तरीके का धन क्या था वो बताना है। उनकी इस बात का अर्थ क्या हो सकता है? खेती बाड़ी करना, धन इकट्ठा करना? नहीं, धन दौलत तो ना ही उस पिता के पास कोई जमीन थी, ना ही धन दौलत था, तो पहला उत्तर नहीं है। पिता ने ये कहा था कि आप जो है अपनी पैनी दृष्टि मतलब कि आप अपनी तेज नजर और आप अपनी बुद्धि का विकास करो, वही सबसे बड़ी पूंजी है। तो यही इसका सही उत्तर होगा। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके ऊंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तीनों भाइयों ने अपने अपने बुद्धि, दिमाग और तेज नजर का प्रयोग करके ऊंट के बारे में सारी बातें बताई थी। इसका मतलब क्या है? दूसरे प्रश्न का पहला उत्तर दिया गया कि बुद्धि का प्रयोग करके ऊंट के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है। ये पहला उत्तर है। दूसरा है, समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना होता है। निरीक्षण मतलब होता है बच्चों की चीजों को ऑब्जर्व करना होता है। किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ ये नहीं बताया कि पूछा है कि ज्ञान, बुद्धि, धन। यहाँ इसमें दूसरे प्रश्न में ऊंट से संबंधित क्वेश्चन है। तो ऊंट को कैसे ऊंट के बारे में क्या बताया गया? सारा जो बताया गया वो बताया गया कि भाई यदि हम समस्या को सुलझाने के लिए चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हम उस समस्या को सुलझा सकते हैं, समाधान निकाल सकते हैं। तो इसका उत्तर भी बी हो जाएगा। ये चौथा आंसर लिखा है, ऊंट के बारे में जानने के लिए दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो इसका भी उत्तर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया? पहला उत्तर है, भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया था। राजा को ऊंट के स्वामी की बातों पर संदेह था। राजा ने स्वयं ऊंट और पेटी की जांच कर ली थी। भाइयों ने राजा को अपनी बात में उलझा लिया था। ये तो बिल्कुल गलत हो गया है। तो राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया था? क्योंकि राजा जो था उसने स्वयं ऊंट वाली बात और जो है पेटी में पड़े कच्चे अनार था जो, वो दोनों चीजें उन्होंने सही बता दी थी। तो इससे तीनों भाइयों की जो है परीक्षा हो गई थी, इसलिए राजा ने जो है तीनों भाइयों पर विश्वास कर लिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसके सामने आप स्टार बना सकते हैं ऐसे करके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? जो ये लोक कथा थी इसके पात्रों और घटनाओं के आधार पर, पात्र कौन थे? पात्र थे 3 भाई। 3 भाई पात्र थे। और पात्र मतलब होता कैरेक्टर। राजा था, ऊंट का स्वामी था, और जो थे वहां पर सेवक भी थे राजा के दरबार में। सिर्फ इतने ही पात्र थे कहानी में। पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा था? मूल्य मतलब होता है कि कहानी में क्या संदेश हमें मिला है। ठीक है, तो दोषी को कड़े से कड़ा दंड देना हर समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। नहीं, ये नहीं होता है। दूसरा दिया गया, अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को भी दोषी नहीं ठहराना चाहिए। ये उत्तर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं।
राजा की प्रत्येक बात और निर्णय को सदा सही मानना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ऊंट की चोरी के निर्णय के लिए सेवक की बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, ये भी नहीं। तो इसका भी उत्तर बी हो जाएगा। हम बी के सामने स्टार बनाएंगे कि राजा अच्छी तरह से बिना किसी को मतलब बिना किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता है। जब तक पूरी जांच नहीं हो जाए तब तक किसी को भी जो है चोर बोलना या जो है लुटेरा बोलना सही बात नहीं है। अब बच्चों आपने जो उत्तर चुने आप भी जो है इनको मिला सकते हैं। क्या आपने जो उत्तर चुना वो सही उत्तर है या नहीं है? हो सकता है आप भी जो सोच रहे हैं पहले ही दिया गया कि एक प्रश्न के 2 से अधिक उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम एक ही चुनेंगे सटीक उत्तर, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब क्या दिया गया है? पंक्तियों पर चर्चा। पंक्तियों पर चर्चा है। क्या है? पाठ में से चुनकर नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने उत्तर को आप अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और इनका आंसर भी लिखना है। मतलब क्या है कि हमें यहाँ पंक्तियों का भाव लिखना है कि इन पंक्तियों का क्या भाव है। जैसे पहला दिया गया है, रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि है, मतलब तेज नजर है, और सोने चांदी के स्थान पर आपके पास तेज बुद्धि है। ऐसा धन संचय कर लेने से तुम्हारे पास कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तुम दूसरों की तुलना में 19 ही रहोगे। ये दिया गया। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से बच न जाए। तीसरी स्टेटमेंट क्या है? हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने का प्रयास करके और उसमें बहुत समय लगाया। ये 3 पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। अब हम देखते हैं कि इनका क्या अर्थ हो सकता है। अब हम इन सभी जो स्टेटमेंट दी गई है इनका एक-एक करके अर्थ समझते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है बच्चों, पंक्तियों पर जो चर्चा की गई है, इसमें पहली जो पंक्ति का अर्थ यहाँ लिखा गया है कि जैसे लेखक का या कहानीकार का कहने का अर्थ है कि असली धन हमारी तेज बुद्धि और हमारी गहरी समझ है। जो बच्चों के तीनों भाइयों के जो पिता थे वो यही समझाना चाह रहे थे कि हमारी जो असली धन है वो सोना-चांदी नहीं बल्कि हमारी बुद्धि और हमारी गहरी समझ है। यदि हम चीज़ों को ध्यान से देखना और उनके बारे में समझना सीख लें, तो हमारे पास जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और यही ज्ञान हमें दूसरों से ज़्यादा बेहतर बनाएगा। कौन-सा ज्ञान? चीज़ों को अच्छी तरह से समझना और जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। ऐसे ही अब बात करते हैं जो ख जो है स्टेटमेंट, ख वाली स्टेटमेंट उसको पढ़ते हैं। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करें। यहाँ दिया गया है, इस वाक्य से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हर चीज़ को गहराई से देखना है और उसके बारे में समझना ज़रूरी है। हमें चीज़ों को ऊपर-ऊपर से न देखकर बल्कि उसके बारे में हर चीज़ के बारे में बारीकी से समझना है और फिर हमने उसका मूल्यांकन करना है। तीसरी स्टेटमेंट है, हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया। इसका मतलब था वो राजा को समझाने चाहते थे तीनों भाई कि उन्होंने अपनी समझ और आस-पास के पर्यावरण को पैनी नज़र से देखा है और तेज बुद्धि है से उन चीज़ों को समझने की कोशिश की है। यही कारण है कि वह बिना देखे हर चीज़ का सही अनुमान लगा लेते हैं। तो ये इन तीनों स्टेटमेंट का ये अर्थ बनता है। अब यहाँ पर जो है दिया गया है कि हमने मिलान करना है, मिलकर करें मिलान। इस लोक कथा में से चुनकर कुछ नीचे वाक्य दिए गए हैं, वो लिखे गए हैं एक साइड में, स्तंभ 1 में, और जो है उसका भाव या अर्थ भी दूसरी तरफ लिखा गया है। तो हमने इनको मैच करना है एक को दूसरे के साथ। जैसे कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। चल बसने का मतलब होता है कि पिता का देहांत हो गया था। तो ये पहले वाला को हम दूसरे के साथ मिलाएँगे। थोड़े समय बाद पिता का देहांत हो गया था। दूसरा वाक्य है, हम कभी भी क्यों न हो भूखे नहीं मरेंगे। इसका मतलब है कि हम चाहे जहाँ भी हो अ, हमें पीने के लिए कुछ न कुछ मिल ही जाएगा, तो दूसरे को हम 5वें वाले के साथ मिलाएँगे। आगे है, घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा। शंका का मतलब होता है डाउट हो गया था उस घुड़सवार को तीनों भाइयों पर, उसको लगा था कि कहीं इन तीनों भाइयों ने ही मेरे ऊँट को तो नहीं चुराया है, तो यहाँ पहले वाले के साथ मिलान करेंगे। घोड़े पर सवार व्यक्ति ने तीनों भाइयों को अविश्वास से देखा। आगे दिया गया, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। इसका मतलब होता है कि बचपन से ही हमें आदत हो गई है, हम हर छोटी-बड़ी चीज़ को बड़ी ध्यान से देखते हैं। तो चौथे वाले को हम 4th के साथ मिलाएँगे और लास्ट है, लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था, मतलब लोग सारे हैरान हो गए थे।
अचंभित हो गए थे कि उनका आश्चर्य व्यक्त करना कठिन हो गया था। तो ये थे जो है स्टेटमेंट और इनका सामने भाव दिया गया था, वो हमने मिलान किया। अब आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न में क्या है कि सोच विचार के लिए लोक कथा को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए और उनका उत्तर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है, तीनों भाइयों ने ऊंट को बिना देखे उसके विषय में कैसे बता दिया सब कुछ। उन्होंने ऊंट देखा भी नहीं था, लेकिन ऊंट के बारे में सब कुछ सही सही बता दिया था, तो वो कैसे हुआ। तो इसका उत्तर हमने ये लिखा है बच्चों कि जो तीनों भाई थे, तीनों भाइयों ने धूल पर बने ऊंट के पैरों के निशान से और ऊंट के द्वारा सड़क के दाईं ओर की खाई गई घास को देखकर पता लगाया कि कोई बहुत बड़ा ऊंट वहां से गया है। तो ये इसका उत्तर ये हो जाएगा, सही उत्तर है। अब आगे चलते हैं। अगला क्या दिया गया है, प्रश्न 2, आपके अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किसको दिया गया है। तार्किक सोच। तार्किक सोच का मतलब होता है लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग या फिर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अवलोकन, या फिर सत्यवादिता मतलब कि सच बोलने को। तो लोक कथा के आधार पर हमें समझाइए। पिता ने तीनों भाइयों को यही समझाया था कि आप जो है चीजों को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करना शुरू करो। तो पिता ने यही समझाया था, यही इसका उत्तर है। इस लोक कथा में सबसे अधिक अवलोकन को महत्व दिया गया है। तीनों भाइयों ने अपनी आसपास की चीजों को बहुत बारीकी से देखा और फिर तर्क का प्रयोग करके परिणाम निकाला। यही अवलोकन की शक्ति थी, जिससे बिना ऊंट को देखे उन्होंने उसको सही सही पहचान लिया था। तो ये उत्तर हो जाएगा कि अवलोकन की जो शक्ति थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगला प्रश्न क्या है, लोक कथा में राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया, लेकिन बाद में उन्होंने जो निर्दोष माना। राजा की सोच क्यों बदल गई थी, ऐसा कैसे हो गया कि राजा ने पहले तो उनको चोर समझा लेकिन बाद में उनको निर्दोष। ये इसलिए हो गया बच्चों क्योंकि उन तीनों भाइयों ने प्रूव कर दिया कि हम चोर नहीं है। दो उदाहरण लिए, पहला तो उदाहरण लिया ऊंट का, ऊंट के बारे में बताई, फिर पेटी में रखे जो कच्चे अनार के बारे में सही सही बताया। जब ये दोनों बातें सही साबित हो गई तो राजा को भी क्या हुआ, यकीन हो गया कि ये चोर तो हो नहीं सकते। यही उत्तर लिखा है, राजा ने पहले तीनों भाइयों को झूठा समझा, उन्हें दंड देने का आदेश किया क्योंकि उन्होंने ऊंट को देखे बिना उसके बारे में सारी जानकारी दे दी थी। लेकिन जब ऊंट के स्वामी ने आकर बताया कि तीनों तीनों जो है भाई जो बता रहे हैं वो बात सही है और उनके तर्क का तरीका राजा ने खुद देखा, तब उसे उनकी बुद्धिमत्ता का एहसास हुआ और उसने भी क्या किया, निर्दोष माना। यही कारण था कि राजा की सोच बदल गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया। जैसे ही उन्होंने बताया कि ऊंट के स्वामी ने तीनों भाइयों ने पर संदेह किया, शक किया, क्योंकि उन्होंने ऊंट के बारे में बिल्कुल सही जानकारी दी थी, जिस कारण उसे भी लगा कि यही चोर होंगे। लेकिन उसके इस निर्णय के कारण मामला राजा तक पहुंच गया। उसे पहले भाइयों से शांति से पूछताछ करनी चाहिए थी और उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए था। ये क्वेश्चन था कि संदेह क्यों किया, आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए था जिससे कि उसे अपना ऊंट मिल जाता। तो यही होता है कि बात उनकी सुनता, शांति से बैठ के बातें करता और ध्यान से उनकी बातें सुनता और उनकी बात को मानता, तो शायद राजा तक बात जानी भी नहीं थी, पहले ही वो जाकर ऊंट ले आता। आगे है, पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार के धन का संचित करने की सलाह क्यों दी। इससे पिता के बारे में हमें क्या-क्या बात पता चली है। तो उत्तर दिया गया है, पिता ने बेटों को दूसरी प्रकार का धन यानी तेज बुद्धि और पैनी दृष्टि संचित करने की सलाह इसलिए दी क्योंकि यही असली धन होता है। इससे पता चलता है कि पिताजी बहुत दूरदर्शी थे, बुद्धिमान थे और व्यवहारिक आदमी थे। वे चाहते थे कि उनके बेटे जीवन में जो है आत्मनिर्भर बने, किसी दूसरे पर बोझ नहीं बने और आगे चल के वो बहुत ही समझदार बने। इसीलिए पिता ने उनको दूसरी प्रकार का धन संचित करने की सलाह दी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पेटी का उपयोग किया। इस परीक्षा में राजा के व्यक्तित्व और निर्णय शैली के बारे में क्या-क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए एक पेटी में कुछ सामान रखकर उनसे अनुमान लगाने को कहा था। इससे यह बात पता चलती है कि राजा बहुत समझदार है और वो ओपन माइंडेड है। किसी चीज के बारे में ये नहीं कि सुना और उसको सुनकर
उसी को ही सही मान लिया। राजा ऐसा नहीं है, दूसरों की सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करता है। वो अपना निर्णय खुद लेता है, समझदार है और ओपन माइंडेड है। वह सिर्फ आरोप सुनकर विश्वास नहीं करता, बल्कि वह सत्य जानने और जो है के लिए परीक्षण करता है, टेस्ट लेता है, जैसे उसने तीनों भाइयों का टेस्ट लिया था। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, आप इस लोक कथा के भाइयों की किस विशेषता को अपनाना चाहोगे? यदि आपको मौका मिलता है तो आप कौन सी विशेषता अपनाना चाहेंगे तीनों भाइयों की? तो यहाँ दिया गया है, मैं यदि तीनों भाइयों में जो होता, तो मैं इस लोक कथा के भाइयों की पैनी दृष्टि और जो है लॉजिकल थिंकिंग को अपनाना चाहूंगा, क्योंकि इन गुणों से हम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं, जीवन की समस्याओं को समझदारी से हल कर सकते हैं। यही सोच हमें तर्क, समझदार और आत्मविश्वासी भी बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना में क्या दिया गया है? अपने समूह में मिलकर आप जो अपने दोस्तों से बातचीत करेंगे, क्या बातचीत होगी? यदि राजा ने बिना सोचे समझे तीनों भाइयों को चोर मान लिया होता, दोषी ठहरा दिया होता, तो इस लोक कथा का परिणाम क्या होता? जैसे ऊंट के स्वामी ने दोष लगाया, उनको चोर बताया, राजा भी उन्हें ऐसे ही चोर मान लेता, तो क्या होता परिणाम कहानी का? तो परिणाम क्या होता बच्चों, कि तीनों भाइयों को जो है निर्दोष थे, उनको सजा मिलती, वो बेचारे मारे जाते, और इससे क्या होता, राजा की जो एक अ, छवि होती है उस पर भी सवाल उठते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे, यदि राजा ने बिना सोचे समझे भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता, तो इस कहानी का अंत कैसा होता? अन्यायपूर्ण और अति दुखद होता। कैसे? राजा की जल्दबाजी से तीनों निर्दोष भाइयों को सजा मिलती, जिससे राजा की न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठते और लोग उनसे डरते भी और राजा पर कभी विश्वास भी नहीं करते। यदि राजा ऐसा करता तो बहुत ही समस्या हो सकती थी। अगला प्रश्न है, यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान नहीं लगाया होता, तो लोक कथा का अंत किस प्रकार होता? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान नहीं लगाया होता, तो वे राजा की परीक्षा में असफल हो जाते। इससे राजा को लगता है कि उन्होंने पहले सही बातों के बारे में बस ऐसे ही, मतलब तुक्का लग गया उनका, संयोग से कही गई, और शायद वे ही चोर हों। ऐसी स्थिति में उन्हें सजा मिल सकती थी और लोक कथा की जो शिक्षा थी, ज्ञान, तर्क और अवलोकन की शक्ति कमजोर हो जाती। अगला प्रश्न है, लोक कथा में यदि तीनों भाई ऊंट को खोजने जाते तो उन्हें कौन-कौन सी कठिनाइयां आ सकती थी? तो हम इसमें लिखेंगे कि यदि वे तीनों भाई ऊंट को खोजने निकलते तो कुछ समस्या इस प्रकार आती। ऊंट किस दिशा में गया है, यह पता लगाना बड़ा मुश्किल होता। रास्ते में वे भटक भी सकते थे, जैसे कोई और जानवर के निशान देख के, या फिर कोई नकली सुराग पता चलता, तो जैसे तीनों भाइयों में बड़े भाई हर छोटी-छोटी चीज को ऑब्जर्व करते थे, तो हो सकता है किसी गलत जानवर के पैर के निशान समझ के और आगे जाके वो शिकार ना हो जाए, तो ये समस्या हो सकती थी। दूसरा है, लंबी दूरी तय करने के कारण शारीरिक थकान हो सकती थी, समय बर्बाद हो सकता था। वे ऊँट के मालिक के मिलने से पहले ही दूसरे के शक का शिकार हो जाते, ठीक है? या फिर वे भाग भी जाते वहाँ से। केवल भागने से ही नहीं, हमें सोच समझ कर निर्णय लेने से ही सफलता मिलती है। आगे हम बढ़ेंगे, आगे क्या दिया गया है? अगला प्रश्न क्या है? यदि राजा के स्थान पर आप होते तो भाइयों की परीक्षा लेने के लिए किस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करते? तो हम क्या कर सकते थे इसमें, यदि मैं राजा की जगह होता तो भाइयों की परीक्षा लेने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछता डेली बेसिस पर। किसी जो दृश्य को क्षण भर दिखाकर पूछता कि उसमें क्या-क्या चीजें थी। जैसे कोई पिक्चर दिखाई, पिक्चर दिखाने के बाद उनसे पूछ सकता था कि भाई इसमें बताओ कौन-कौन सी चीजें थी, कौन-कौन से कैरेक्टर थे, क्या-क्या चीजें आपको उसमें दिखी, सारी बातें सच-सच बताओ। या कोई नकली घटना सुनाकर पूछता कि उसमें क्या-क्या गलत चीज़ थी, लॉजिकल टेस्ट भी मैं ले सकता था उनका। तो इस प्रकार हम जो है उन तीनों भाइयों का टेस्ट लेते। अब आगे क्या दिया गया है, जो है शब्द से जुड़े शब्द। जैसे क्या लिखा है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान में बुद्धि से जुड़े हुए कुछ शब्द जो है भरने हैं। पाठ में आए हैं, जैसे मस्तिष्क है, बुद्धि, जैसे यहाँ दिया गया मस्तिष्क, बुद्धि। अब हम कुछ और शब्द यहाँ पर लिखेंगे कि विवेक लिख सकते हैं, जैसे मस्तिष्क दिया है, यहाँ पर बुद्धि के अलावा विवेक लिख सकते हैं। विवेक मतलब होता है कि चीजों के बारे में सोच समझकर लिखना है। इसके अलावा है तर्क लिख सकते हैं, तर्क हो गया। हम ज्ञान भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा हम कल्पना, चेतना,
और जैसे ऊपर एक शब्द आया था अवलोकन, तो ये सब चीजें हम इसमें लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या दिया गया है, चलिए। लोक कथा को सुनना। लोक कथा के जो है लोक कथा को लिखित रूप में आने से पहले कहानियों का प्रचलन मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा है। इससे कहानी सुनने, सुनाने और याद रखने की भूमिका होती है महत्वपूर्ण। कहानी कहने या सुनने वाला इस तरह से कहानी कहता सुनाता है कि सुनने वाले को बहुत ही मजा आता है, रोचक लगती है। इससे कहानी सुनने वालों में आनंद भी आता है और वो कथा को याद भी कर लेते हैं। जो लोक कथा का मतलब होता है कि ये रीजनल लैंग्वेज, रीजनल स्टोरीज है। ठीक है, रीजनल स्टोरी है। और जब कोई कहानी सुनाता है तो सुनाने वाला उस कहानी को इस तरीके से सुनाता है कि जो सुनने वाला है वो उसको याद हो जाती है। तो इसके लिए क्या-क्या जरूरी है? स्वर में उतार-चढ़ाव, भावनाओं की अभिव्यक्ति, लोक कथा के पात्रों को अलग-अलग स्वर में कहना, हाथ और शरीर की जो है उपयोग करना, ये सब चीजें यहाँ दी गई है। अब अगला जो इसमें टॉपिक दिया गया है वो है कारक से संबंधित। क्या दिया गया है? नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। भाइयों जवाब दिया। यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा है न? अब नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। भाइयों ने जवाब दिया। अब इन दोनों वाक्यों को देखे। पहला वाक्य है भाइयों जवाब दिया, दूसरा है भाइयों ने जवाब दिया। यहाँ पर एक ही जो है लेटर मतलब वर्ड ये ऐड किया है, ने। इस ने को हम कारक कहते हैं। इन दोनों वाक्यों के अंतर को समझिए। बिल्कुल सही पहचाना आपने। दूसरे वाक्य में ने शब्द भाइयों और जवाब दिया के बीच में संबंध जोड़ रहा है। संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रयोग होने वाले शब्दों के ऐसे रूपों को हम कारक या प्रसर्ग कहते हैं। कारक शब्दों के कुछ नीचे उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण है जैसे ने, को, पर, से, के, द्वारा, का, में, के लिए, का, के, की, हे, हो, अरे। तो ये सब कारक की विभक्तियां हैं बच्चों, जो यहाँ पर दी गई। अब हमने नीचे जो है खाली स्थान दिए गए हैं, इनको भरना है कारक की विभक्तियों का प्रयोग करके। नीचे दिए गए वाक्यों को कारक में कारक लिखकर इन्हें पूरा कीजिए। क्या दिया गया है? हमने तो को तुम्हारे ऊंट को क्या नहीं किया? देखा तक नहीं। भाइयों ने, यहाँ लिखेंगे हम, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। आगे है मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर मतलब पर हाँ मेरे पीछे पीछे आ रही थी। दोनों बैठे हुए थे ऊंट पर। अब तीसरा वाक्य है राजा। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। ये पूरा वाक्य भर दिया हमने, कारक लिख दिए। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। ये भी हो गया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया और राजा ने सेवकों को पेटी खोलने के लिए कहा। तो इस तरीके से हम पूरा कर देंगे इस खाली स्थान को। यहाँ हमने कारक भरने, कारक की जो विभक्तियां हैं वो यहाँ भरनी। आप अपनी किताब में जो के तो भरेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या लिखा गया है? सूचना पत्र। जैसे बच्चों हम हिंदी में एक नोटिस लिखते हैं ना, हिंदी में भी हम नोटिस लिखेंगे सूचना पत्र। जैसे क्या दिया गया? कल्पना कीजिए कि आप इस लोक कथा के घुड़सवार हैं जिसका ऊंट खो गया है। आप अपने ऊंट को खोजने के लिए एक सूचना कागज पर लिखकर पूरे शहर में जगह जगह चिपकाना चाहते हैं। अपनी कल्पना और लोक कथा में दी गई जानकारी के आधार पर एक सूचना पत्र लिखिए। सूचना पत्र आपने नोटिस लिखना है, जैसे यहाँ सूचना पत्र लिखा गया। तो चलिए कैसे लिखेंगे हम इसको? यहाँ लिखना है तो कुछ मैंने यहाँ फॉर्मेट लिखा है बच्चों, तो हम ऊपर लिखेंगे सूचना पत्र। ऊंट खो गया है, ऊंट खो गया है। आगे क्या लिखेंगे? मैं एक व्यापारी हूँ या फिर घुड़सवार हूँ। मेरा ऊंट यात्रा के दौरान रास्ते में कहीं भटक गया था, जिस कारण वह खो गया है। ऊंट की निम्न पहचान कुछ इस प्रकार है। ऊंट एक आंख से काना है, उसका एक दांत टूटा हुआ है, वह लंगड़ाकर चलता है, एक टांग में चोट है। उसके गले में लाल और नीली रंग की रस्सी बंधी हुई है, पीठ पर कुछ सामान भी बंधा है। ये कुछ हम चीजें हिंट देंगे यहाँ पर, क्योंकि ऊंट
तभी मिलेगा जब हम कुछ हिंट देंगे ऊँट के बारे में। ऊँट एक आँख से काना है, दाँत टूटा हुआ है, लंगड़ा कर चलता है, रस्सी बंधी हुई है और पीठ पर कुछ सामान भी है। ठीक है? जब इतनी पहचान हो जाएगी तो हम फिर लिखेंगे ऊँट रास्ते से भटक गया था, मुझे ऊँट की बहुत चिंता है, यदि किसी को ऐसा ऊँट दिखाई देता है तो कृपया मुझे संपर्क करें। और जो है ऊँट के बारे में यहाँ हम लिख सकते हैं कि ऊँट के बारे में बताने वाले को बताने वाले को उचित इनाम भी दिया जाएगा। संपर्क करें। नाम, एक व्यापारी घुड़सवार, आप स्थान भी बता सकते हैं और जो है फ़ोन नंबर और या फिर संदेश भी दे सकते हैं। तो ये सारी सूचनाएँ लिखकर आप जो है जगह-जगह शहर में अपना नोटिस चिपका सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया गया है? पाठ से आगे। ये पाठ से आगे में क्या लिखा है? आपकी बात। लोक कथा में 3 भाइयों की पैनी दृष्टि की बात की गई है। क्या आपने कभी किसी जगह पैनी दृष्टि का प्रयोग करके किसी समस्या का हल सुलझाया है? उस समस्या और आपके द्वारा दिए गए हल के विषय में लिखिए। ठीक है? ये लिखना है। जैसे लोक कथा में बताया गया है कि भाइयों ने बचपन से ही हर वस्तु को ध्यान से देखने की आदत डाली। यदि आपने कोई ऐसा काम किया है तो आपको अपने जीवन में उसका क्या-क्या लाभ मिला है वो बताना। जैसे हम पैनी दृष्टि की बात की गई तो हम यहाँ अपना कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं बच्चों। जैसे हम यहाँ लिखेंगे पैनी दृष्टि का एक अनुभव। हाँ, मैं एक बार मेरे स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी में मैंने प्रोजेक्ट बनाने में एक बार हिस्सा लिया था, लेकिन बार-बार फेल हो रहा था। मैंने ध्यान से देखा कि बैटरी का कनेक्शन ढीला था। उसे ठीक करते ही प्रोजेक्ट सही चल पड़ी। यह मेरी पैनी दृष्टि और ध्यान से देखने की आदत का परिणाम था कि वो प्रोजेक्ट मेरा सफल हो गया। आगे है, लोक कथा में बताया गया था कि भई ध्यान से देखना है, तो आपने यदि किया है तो उससे आपको क्या-क्या लाभ मिला है? लाभ मिला है तो आप बताएँगे। मैं जब भी कुछ नया सीखता हूँ, तो मैं हर छोटी-छोटी चीज़ पर ध्यान देता हूँ। इससे मुझे कोई भी विषय जल्दी में समझ आ जाता है और मेरी कोई गलती भी नहीं होती है और यह आदत मेरी पढ़ाई में बहुत सहायक साबित हो रही है। तो इसी तरीके से बच्चों आप कुछ-कुछ अपना अनुभव शेयर करेंगे। तीसरा प्रश्न है, लोक कथा में भाइयों को यात्रा करते समय अनेक कठिनाई आई होंगी, जैसे भूख लगी, थकान हुई, पैरों में छाले पड़ गए होंगे। आप अपने दैनिक जीवन में किन-किन कामों को करने में कठिनाई का सामना होता है वो बताना है कि आप जब डेली कोई काम करते हो तो आपको क्या-क्या काम करने में परेशानी होती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं समय पर उठकर स्कूल जाना, होमवर्क करना, भीड़-भाड़ वाले स्थान पर बस स्टैंड पर इंतज़ार करना, ठीक है? बहुत परेशानी होती है। लेकिन मैं वहाँ क्या करता हूँ, बहुत पेशेंस के साथ खड़ा रहता हूँ और अपनी समस्या को समाधान खुद ही ढूँढ लेता हूँ। ये हम लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इन 4-5 क्वेश्चनों का, ये क्वेश्चन हमने लिखने नहीं है, ये हमने सिर्फ़ ये बातचीत करने के लिए आप क्या सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में वो बताना है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? चलो देखते हैं। अब आगे सीधा पहेली है। आज की पहेली क्या है? पहली पहेली, कौन है यह प्राणी? इसकी लंबी पूँछ होती जो पेड़ की शाखाओं के चारों ओर लिपटी रहती है। इसका मुख्य आहार कीट और छोटे जीव-जंतु हैं। इन्हें यह चुपके से पकड़ता है। यह प्राणी अपने परिवेश में घुल-मिल जाता है, अपनी रंगत को बदल सकता है और इसके पास तेज आँखें होती है, चारों दिशाओं में देख सकता है। तो इसको बोलते हैं हम गिरगिट। गिरगिट जो है जहाँ भी कहीं भी देखता है वहीं अपनी रंगत बदल लेता है, हर चीज़ में अपना रंग बदल लेता है। ऐसे ही अगला प्रश्न दिया गया है, रंगीन डिब्बे। एक मेज पर 4 रंगीन डिब्बे बराबर-बराबर रखें, लाल, नीला, पीला। बताइए पीले डिब्बे में के बराबर में कौन-सा डिब्बा है? लाल, हरा, नीला, पीला। तो ये रखे हैं और बताना है पीले डिब्बे के बराबर में कौन-सा डिब्बा है? यदि लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास है, हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास नहीं है, तो ये आप खुद से इसका उत्तर जो है, थिंकिंग है, बेस क्वेश्चन है, लॉजिकल लगा के आप इसका उत्तर लिखेंगे। तो ये थे बच्चों हमारे प्रश्न उत्तर। आई होप आप सभी को ये सारे समझ आ गए होंगे। आप इनको अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं और जो है ऐसे याद करेंगे। बेसिकली यहाँ पर 3-4 चीज़ें हम इस जो लेसन में देखेंगे, बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो यहाँ पर जो है प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, वो हमने सोल्व किए हैं। इसके अलावा कारक हैं इसमें मेन। कारक आपका जो पेपर होगा PT1 उसमें व्याकरण में कारक आएँगे। तो इसलिए ये जो कारक हमने यहाँ किए हैं
वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको ये जो है समझ लेने हैं अच्छे से। तो चलिए, यदि ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, और जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा आप जो है बेल आइकन को भी आप जो है ज़रूर प्रेस करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ में, नए पाठ के साथ में। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय।